Assalamu alaikum my dear friends, how are you all? Hope you all are fine, happy, healthy and wealthy. उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का चैप्टर पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा अकाउंटिंग फॉर परचेज है। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग फॉर सेल्स करी थी, ठीक है। तो अब हम अकाउंटिंग फॉर परचेज देखेंगे, ठीक है। अब अकाउंटिंग फॉर परचेज क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती, इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कह रहा है अकाउंटिंग फॉर परचेज, कह रहा है बिजनेस मेक परचेज फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब हम बिज़नेस करते हैं तो हम परचेजेस भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं, ठीक है। तो परचेज हम किससे करते हैं? सप्लायर से करते हैं। परचेज आर सिमिलरली इन मैनी रिस्पेक्ट टू सेल except that the business is buying from a supplier rather than selling to a customer। देखें, अब जो है हमें ये पता है कि हम सेल्स किसको करते हैं? कस्टमर को करते हैं। परचेज़ किससे करेंगे? सप्लायर से करेंगे, ठीक है। इसमें आप परचेज़ को और सेल्स को दोनों को एक नज़र से देख ही नहीं सकते, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों की नेचर्स अलग हैं। वैसे नॉर्मली परचेजेस की जो नेचर होती है, ठीक है, परचेजेस की जो नेचर होती है वो हमारी नॉर्मली एक्सपेंस होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि बोलते हैं भाई परचेजेस करी तो एसिड हुआ ना। तो अगर आप क्वेश्चन आपका ये है तो सिर्फ जवाब मेरा ये होता है कि अगर मैंने इसको भी एसिड ही एज्यूम करना है तो सेल्स करने के बाद जो मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हुई है, ठीक है, तो जो रेवेन्यू आएगी वो मेरे पास पैसा है, मेरी इनकम है, ठीक है। तो जो पैसा आया मेरे पास वो भी एसिड है, तो फिर एसिड में एसिड ऐड होना चाहिए। लेकिन हम परचेजेस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ अटैच करके फिर लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। तो अगर ऐसा होता कि परचेजेस एसिड होता, ठीक है, इन्वेंट्री की परचेजेस अगर एसिड होती तो हमारे लिए फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो फिर प्लस करके निकालना चाहिए, माइनस क्यों करते हैं? माइनस इसी वजह से करते हैं क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और परचेज एक्सपेंस होता है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा जीपी क्या होगा, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं डॉक्यूमेंट्स, इसके पर्पस और डबल एंट्री इम्पैक्ट इनके होते हैं नहीं। परचेज रिक्विजिशंस क्या होते हैं? देखें, एन आइटम शुड बी रिक्विजिशंस फर्स्ट इफ़ नॉट लाइंग इन द स्टॉक। इसकी कोई डबल एंट्री नहीं बनती, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिक्वेजिशन एक रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट क्या होती है कि आप परचेजेस की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में तो हम डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करते, ठीक है, हम डायरेक्ट परचेज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं? पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपके पास क्या क्या है, क्या नहीं है, आप वो सब हमें बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह का होता है, ठीक है। अब जब आप परचेजेस करते हैं तो आप उन चीज़ों की परचेजेस करते हैं जो आपके पास स्टॉक उसका नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, उसी की आप परचेजेस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है कि आप उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, देन आप दोबारा खरीद रहे हैं, नहीं। आप लोग अपना एक सर्कल देख के करते हैं कि अच्छा मिनिमम इतना अगर मेरा स्टॉक है तो फिर मैं इसके ऊपर परचेज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं अपना पैसा रोकूँगा। फिर आती कोटेशन एंड अप्रूवल्स, ठीक है। कोटेशन एंड अप्रूवल्स क्या होती है? Here where value of goods exceed certain limits, quotation are usually obtained from at least 3 supplier, ठीक है। Purchase order in then initiated after evaluating quotations। देखिए, जब हम नॉर्मली कहीं पे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम नॉर्मली हम यही देखते हैं कि यार हमें कम से कम चीज़ों में कम से कम प्राइस में हमें चीज़ें मिलें, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम बोलते हैं हमारा जितना परचेज प्राइस कम होगा हम उस पर मार्जिन उतना मतलब हम मार्जिन हमें पता है कि यार एक चीज़ 100 रुपये की बिकती है, ठीक है। अब मुझे पता है इसकी जो मुझे परचेज प्राइस पड़ रही है 70 की पड़ रही है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल दूसरी जगह पे गया, वहाँ के सप्लायर से पूछा, उन्होंने मुझे थोड़ा सा फॉर एग्जांपल 65 लगा दिया। तो मैं बोल रहा हूँ यार यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 5 से इंक्रीज़ होगा, देन में फिर मैं वहाँ से लूँगा, ठीक है। तो हम नॉर्मली एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे साथ कुछ इसी तरह का एक लिंक करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है? अब जैसे कि हमारे पास सेल्स ऑर्डर होता है, अब ये हमारे लिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर होगा, ठीक है।
अब परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट एक ही होता है, बस बोलते हैं ना नज़रिए की ही बात, बस नज़रिए की बात होती है कि अब जब हम परचेजेस के लिए परचेज ऑर्डर इशू करते हैं, परचेज ऑर्डर जो हम देते हैं, तो हमारे लिए तो परचेज ऑर्डर है, लेकिन सप्लायर के लिए वो सेल्स ऑर्डर होता है। ठीक है, कह रहा है डॉक्यूमेंट सेंड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस सेंड करता है टू प्लेस एन ऑर्डर, इसकी भी कोई डबल एंट्री नहीं बनती। ठीक है, कह रहा है गुड रिसीव नोट। अब जाहिर सी बात है हम GRN तो लेंगे, जब हमारे पास हमने परचेज ऑर्डर दिया, ठीक है, तो हमारे पास GRN आता है, ठीक है, गुड रिसीव नोट्स आता है, तो हम उसको टैली करते हैं अपनी परचेज ऑर्डर के साथ कि क्या हमारी सारी चीज़ें वही हैं। अगर होती है हाँ ठीक है वही हैं, तो देन हम बोलते ठीक है इसको अप्रूव करो, ये हमारे जो हमारी परचेजेस की जो ऑर्डर हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा सामान है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या रहा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस व्हेन गुड्स आर रिसीव। देखें जब ये हम कब देखेंगे, जब हम गुड्स को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सप्लायर ने आपके पास भेज दिया, जैसी आपकी कंपनी के बाहर आया, ठीक है, आपके जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने जाके रिसीव किया, तो उस वक्त जो वो रिसीव करेगा ना वो गुड रिसीव नोट होगा। ठीक है, GRN होगा। लेकिन जो सप्लायर है वो कौन सा नोट इशू करता है, वो नोट इशू करता है कौन सा, वो आपको इशू करेगा क्या करता है, डिलीवरी नोट। ठीक है, वो हमें डिलीवरी नोट इशू करता है, और हमारे पास वो नोट किस नाम से जाना जाता है, वो गुड रिसीव नोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है इट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर द गुड्स, ये गुड्स के बाद बनाया जाता है, हैव बिन चेक, जब उसको चेक कर लिया जाता है, अगेंस्ट द डिलीवरी नोट। देखा आगे डिलीवरी नोट के अगेंस्ट में बनाया जाता है, होता नोट एक ही है, लेकिन उसको हमारे लिहाज से और सप्लायर के लिहाज से अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। एंड व्हाट हैज़ एक्चुअल बीन रिसीव्ड, जो कि हमारे पास एक्चुअल बीन रिसीव्ड हुआ होता है। ठीक है, हम उसी के अगेंस्ट में हम अपना GRN बनाते हैं। कह रहा था GRN इज सेंड टू अकाउंट स्टाफ, इसको हम अकाउंट स्टाफ में भेज देते हैं। कहते हैं क्यों भेजते हैं, क्यों इसलिए भेजते हैं, हु विल चेक what हैज़ बीन रिसीव्ड इन what वॉज ऑर्डर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब हम परचेज़ करते हैं कोई चीज़, तो हम अकाउंट स्टाफ में ही तो अपनी वो GRN भेजते हैं, जिसके बिहाफ पे वो देखते हैं कि अच्छा भाई ये परचेजेस हुई हैं, देन फिर वो पेमेंट वो करते हैं। हमारा काम GRN जो परचेज डिपार्टमेंट है उसका काम नहीं होता पेमेंट देना, पेमेंट का काम होता है अकाउंट स्टाफ का, तो वही देखती है। कह रहा है एंड दैट द इनवॉइस एग्री विद व्हाट वाज रिसीव्ड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो GRN उनके पास जाता है से अकाउंट डिपार्टमेंट के पास, तो वो उसको एक्सेप्ट करके देन फिर वो क्या करते हैं, मैच करते हैं कि हाँ भाई जो हमने ऑर्डर किया था उसी के मुताबिक आया, तो वो बोलते हैं हाँ वही आया, तो देन फिर वो डन करते हैं, फिर वो उसकी पेमेंट के लिए क्या करते हैं, परचेज इनवॉइस। ठीक है, उनके लिए परचेज इनवॉइस होती है वो, और लेकिन सेल्स जो हम जिस सप्लायर के लिए क्या होगा, ये सेल्स इनवॉइस होगा। कह रहा है कि ये रिक्वेस्ट होती है फ्रॉम फॉर पेमेंट के लिए फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है, सप्लायर की तरफ से, फॉर गुड डिलीवर्ड, जिसने गुड डिलीवर, इसकी डबल एंट्री बिल्कुल बनती है। ठीक है, इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट कैश या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है। ठीक है, देन फिर स्टेटमेंट्स आगे कह रहा है डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर की तरफ से आता है टू शो द अमाउंट स्टिल ऑड एट अ पॉइंट इन टाइम। बोलता है कि सप्लायर की तरफ से आता है, उसमें लिखा होता है कि आप इस वक्त इतना अमाउंट ऑड करते हैं, मतलब इतना आपके ऊपर वाजिब है कि आप ये पेमेंट मुझे दें, तो इसकी भी कोई डबल एंट्री नहीं बनती, एक स्टेटमेंट है। फिर आता है क्रेडिट नोट रिसीव्ड। अच्छा, क्रेडिट नोट रिसीव्ड लिखा है या डेबिट नोट इशूड। ठीक है, ये हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्रेडिट नोट रिसीव्ड है, इट्स मीन यहाँ पे मेरा क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम डेबिट नोट इशूड भी लिख सकते हैं। कह रहा है इशूड बाय सप्लायर, सप्लायर की तरफ से इशू किया जाता है। कह रहा है व्हेन वी रिटर्न गुड्स, जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं, और गेट क्रेडिट बिकॉज ऑफ डैमेज गुड्स। देखें जब हमारे पास गुड्स डैमेज होंगे तो हम रिटर्न करेंगे, और हम जो नॉर्मली परचेजेस करते हैं ना उधार पे, वो इसलिए करते हैं कि जब हम रिटर्न करें ना,
तो रिटर्न करते हुए वो सप्लायर ना हिचकिचाए ना, फ़ौरन ले ले, ठीक है। वरना कैश पे भी आप रिटर्न कर सकते हो, कैश पे भी वो आपको पेमेंट देगा, लेकिन वो आपको बोलेगा अच्छा कल आ जाना या परसों। लेकिन जब उधार पे आप माल ख़रीदते हो ना, तो वो बोलता है ठीक है सर जी आप यहाँ रखें, ये रहे अपना क्रेडिट नोट, और हम अपना क्रेडिट नोट रिसीव करके घर मतलब अपने ऑफिस में आके बैठ जाते, ठीक है। तो इसकी डबल एंट्री क्या बनती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट और कैश या अकाउंट्स पेबल डेबिट होता है, ठीक है। देन फिर आता है फॉर्मेट आता है किसका, परचेज डे बुक का और परचेज रिटर्न डे बुक का। वही है सिंपल, जैसे सेल्स डे बुक का था और सेल्स रिटर्न डे बुक का था, इसी तरह परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सप्लायर का नाम है, यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर होता है, ठीक है, और रुपीज़ होता है, यहाँ पे क्रेडिट नोट का नंबर होता है, ठीक है। लेकिन हम परचेज डे बुक में, परचेज रिटर्न डे बुक में हम क्रेडिट नोट रिसीव्ड करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और फिर ये आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जाहिर सी बात है हम परचेजेस करेंगे तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, हमें मिलेगा, हम देंगे नहीं। क्या दिस इज़ द डिस्काउंट गिवन बाय अ सप्लायर, जो कि ये सप्लायर की तरफ से हमें मिलता है। कह ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कह ट्रेड डिस्काउंट हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। कह रहा दिस इज़ डेफिनेट प्राइस रिडक्शन बाय गिवन बाय सप्लायर, ठीक है। ये रिडक्शन होती है गिवन बाय सप्लायर, सप्लायर की तरफ से। कि फॉर एग्जांपल वो आपको बोले भाई आप 100 रुपये की चीज़ है ना, हम आपके लिए 98 ले लेंगे या 95, कुछ भी वट एवर अब जो वो आपको ऑफ़र करे। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली जो है वो आपका जब आप माल ख़रीद रहे होते हैं ना, अपनी कोई इन्वेंट्री ख़रीद रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे ही आपका ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। और ट्रेड डिस्काउंट ये बात याद रखना है किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। कह रहे द इनवॉइस इज़ इशूड एट द रिड्यूस अमाउंट, सो देयर आर नो डबल एंट्री, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होती, डबल एंट्री प्रॉब्लम कॉज बाय द टाइप ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। क्या द परचेज इज सिंपली रिकॉर्डेड एट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट, जो इसकी जो अमाउंट क्या नाम है परचेजेज हैं वो हम इसको जो सप्लायर है वो किस नाम से हमें सेल करेगा, वो ट्रेड डिस्काउंट को नेट करेगा, मतलब लेस करके ही हमें इशू करेगा। और इसने यहाँ पे बता भी दी कि इसकी कोई डबल एंट्री नहीं बनती। लेकिन जब हम कैश डिस्काउंट की बात करें या सेटलमेंट डिस्काउंट की बात करें या प्रॉप्ट पेमेंट डिस्काउंट की बात करें तो ये रिकॉर्ड की जाती हैं कैश बुक में, ठीक है। केस में कह रहा है सेटलमेंट डिस्काउंट माइट बी ऑफर्ड बाय सप्लायर, ये सप्लायर की तरफ से होता है टू परस्यू अर्लियर पेमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ कैश डिस्काउंट फॉर पर्सन मे बी ऑफर्ड बाय अ सप्लायर इफ द बिजनेस पे विद इन 10 days, ठीक है, अदरवाइज फुल अमाउंट विल बी पेड इन विद इन 30 days एज पर नॉर्मल क्रेडिट टर्म। देखिए अब ना जब कैश डिस्काउंट हमें मिलता है, ठीक है, जब हम उधार माल ख़रीदते हैं तो हमें जो डिस्काउंट दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि हम पेमेंट जल्दी कर दें। पेमेंट जल्दी कर देंगे तो हमें बेनिफिट क्या होगा, हमें डिस्काउंट मिलता है 4% का या वट एवर जो भी वो सप्लायर हमें ऑफ़र करता है। लेकिन वो उस पर एक टर्म लगता है कि अगर 4% आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं, अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो आपको लाजमी है कि आप 10 दिन के अंदर पेमेंट करें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आपको पूरी जो टर्म है ना, मतलब जितना आपने अमाउंट की परचेजेस किए उतना ही अमाउंट आप हमें पे करेंगे। लेकिन अगर हम 10 दिन में करेंगे तो हम कैश डिस्काउंट को रिसीव करके करेंगे। कह रहा था परचेज एंड रिलेटेड लाइबिलिटी। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे एग्जामिनर लाजमी पूछ सकता है। कह रहा है ट्रेड पेबल हो गया, यानी कि लाइबिलिटी ट्रेड पेबल होती है हमारी, ठीक है, ये तो याद रखिएगा, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होती है। एज यूजुअली रिकॉर्डेड एट फुल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये रिकॉर्ड होती है आमतौर पर फुल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। कह रहा है दिस इज़ लाइन विथ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की लाइन है, ठीक है। अब इसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है विच रिक्वायर्स दैट एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी मस्ट नॉट बी अंडर स्टेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर बात कही थी कि हमारे पास जो परचेजेस होती है वो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है, और अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है। तो प्रूडेंस हमें ये कहता है कि भाई आप अपना एक्सपेंस और लाइबिलिटी दोनों को अंडर स्टेट ना करके दिखाएं, मतलब
आप दोनों को कम ना करके दिखाएं, आप दोनों को एक्चुअल अमाउंट पे दिखाएं। ऐसा ना हो कि परचेसेस अगर आपने की है 1 मिलियन की, तो आप जो अपने पास शो करा रहे हैं वो 9 लाख करा रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस अगर 1 मिलियन का तो 1 मिलियन ही आप हमें शो कराएं, ऐसा ना करें कि आप 9 लाख की दिखा रहे हैं, ठीक है। और लाइबिलिटी आपने फॉर सपोज 1 मिलियन का परचेजेस की थी, ठीक है, आप जो है वो हमें दिखा रहे हैं कि लाइबिलिटी इस वक्त हमारे ऊपर है 9 लाख की, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट को रिड्यूस करके लिखा। क्यों? ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी तरफ बाकी लोग राग़िब होंगे, मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, आपको जो है वो लोन मिलेगा, बैंक आपको लोन वगैरह देगा, ये सारी चीज़ें देगा, ठीक है। तो अगर आप ये गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इसके बिहाफ पे आप अपने लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी बिजनेस अपना बंद कर देंगे। क्योंकि जब हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे हमारे बिजनेस के लॉस होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें प्रूडेंस को लाजमी दे के चलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपना एक्सपेंस और लाइबिलिटी को दोनों को ओवर स्टेटेड कर देंगे तब भी हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। अंडर स्टेटेड कर देंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए नुकसान होगा, ठीक है। नॉर्मल शॉर्ट टर्म तो हमें फ़ायदा होगा लेकिन बाकी हमें फिर लॉस होगा। और अगर हम एक्चुअल अमाउंट में रखेंगे तो हमें ये है कि 50-50% चांस हो जाएगा कि नॉर्मली ये होता है कि यार अच्छा ठीक है तुम्हारी एक्सपेंसेस इतने, लाइबिलिटीज इतनी है, तो देन फिर वो आपको लोन उस लिहाज से दे देते हैं, ठीक है। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, एग्जामिनर ये 99.999% जो है लाजमी पूछ सकता है आपके पेपर में, क्योंकि एमसीक्यूज पेपर है, आपको बुक रीडिंग अच्छी से करनी है, ठीक है, और हर वर्ड को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी क्यों क्यों अंडर स्टेटेड करने से मना किया है ये मैंने आपको रीज़न बता दिया। देन फिर हमारे पास आ गया देन द परचेज विल डिसाइड वेदर और नॉट to take advantage of settlement discount considering his cash flow position. The subsequent treatment is as follows. देखिए अब जब हमें एक सप्लायर जो हमें ऑफर करता है कि आप ऐसा करें कि 10 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो 4% का डिस्काउंट, अदरवाइज आप पूरी पेमेंट करेंगे 30 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट करनी, तो अब ये हमारे ऊपर एडवांटेज है, ये हमारे ऊपर है कि हम इस एडवांटेज को हासिल करें या नहीं करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ एडवांटेज ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट इज़ नॉट टेकन, जब हम इसको नहीं टेकन करेंगे, नहीं दे पाएंगे पेमेंट जल्दी, तो हम इसकी जो ग्रॉस अमाउंट होगी, ठीक है, सप्लायर की, उसको हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होंगे, ठीक है। कह रहा है इफ़ एडवांटेज ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट इज़ टेकन, अगर हमें पता है कि यार अगर हम एडवांटेज ले सकते हैं, तो कह रहा है कि डिफरेंशियल इज़ रिकॉर्डेड एज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। फिर जो अब हम अमाउंट लिखेंगे वो परचेजेस में से लेस करके लिखेंगे, मतलब परचेजेस में से लेस करेंगे परचेज डिस्काउंट को। क्यों करेंगे भाई, किस लिए करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास एडवांटेज है कि हम जो है वो परचेजेस को डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर अल्टरनेटिवली डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है, मे बी क्रेडिटेड, डिस्काउंट रिसीव हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या नाम है, परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है, इसी तरह से डिस्काउंट रिसीव भी हमारा क्रेडिट होता है, या परचेज डिस्काउंट भी हमारा क्रेडिट होता है। कह रहा था डिस्काउंट रिसीव इज नेटेड ऑफ अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू IAS2 के मुताबिक, ठीक है। हम इसको नेट ऑफ करके लिखते हैं परचेजेस को, मतलब अपनी इन्वेंट्री को हम नेट ऑफ करके लिखते हैं। कह रहा है कॉन्ट्रा सेटलमेंट, अच्छा ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट क्या है, ये चीज़ बहुत अच्छे से देख लिएगा, ठीक है। ठीक है, अब जो है कॉन्ट्रा सेटलमेंट में जो सिंपल बात वो क्या होती है कि आपके पास सप्लायर होता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बिजनेस है तो आपको सप्लायर की भी नीड है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सप्लायर, ठीक है, और यहाँ पे आपका हैगा बिजनेस,
अब ऐसा भी होता है कि जिस सप्लायर से हम परचेजेस करते हैं, ये हम है, ठीक है, ये बिजनेस है, ये हम है, ठीक है, ये वी हम है, क्योंकि बिजनेस जिस सप्लायर से परचेजेस करता है, ठीक है, इस सप्लायर से परचेजेस करता है और इसी को सेल्स भी करता होगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि जो आपका सप्लायर हो वो आपका कस्टमर भी हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, होता है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो जब बिजनेस परचेज करता है, ठीक है, तो वो परचेजेस को डेबिट करता है, अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करता है, ठीक है। जब बिजनेस सप्लायर, मतलब सप्लायर अब कस्टमर हो गया, ठीक है, जब उसको सेल करता है तो वो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करता है और अकाउंट्स पेएबल को सेल्स को क्रेडिट करता है। कॉन्ट्रा सेटलमेंट में ये होता है कि कुछ अमाउंट बिजनेस का सप्लायर के पास होता है और सप्लायर का बिजनेस के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रा सेटलमेंट पास करते हैं। वो बोलता है यार मुझे आपको इतनी पेमेंट देनी, आपने मुझे इतनी पेमेंट देनी है, ठीक है, तो आप इसके बिहाफ पे कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स कर ले और बाकी जो अमाउंट बचे वो आप मुझसे ले लेना, ठीक है। सप्लायर हमें ये कह रहा है। तो फिर हमने बोला ठीक है, सप्लायर भी आप हैं हमारा, कस्टमर भी आप हैं, तो हमने डायरेक्ट कॉन्ट्रा सेटलमेंट पास करे। अब इसकी देखते हैं डिटेल, जो मैंने जिस तरह बताया, अब इंशाल्लाह इसमें यही है कि आप बिजनेस माइट ऑल सेल्स और माइट सेल गुड्स और सर्विसेज टू अनदर बिजनेस, ठीक है, हम किसी और बिजनेस को भी गुड्स जो हैं वो सेल करते हैं। एंड आल्सो बाय सर्विसेज फ्रॉम द सेम बिजनेस, ठीक है। अब सेम बिजनेस से ले रहे हैं, ठीक है, अब सेम बिजनेस से ले रहे हैं, तो अब वही बिजनेस मेरा कस्टमर भी है और वही मेरा सप्लायर भी है, ठीक है। द अदर बिजनेस इज बोथ अ कस्टमर, कि जो दूसरा बिजनेस है वो मेरा कस्टमर के साथ साथ सप्लायर भी है, ठीक है। एंड माइट देयर फॉर बी रिसीवेबल, इससे मुझे रिसीवेबल भी होगा और मुझे इसको पेएबल भी करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट भी करने की एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पीरियड में। व्हेन दिस हैपन्स सो टू बिजनेस माइट एग्री ऑफसेट द अमाउंट, यहाँ पे दोनों बिजनेस जो हैं वो ऑफसेट को एग्री करते हैं कि ठीक है यार, हम अगर मेरे पास आपका इतना अमाउंट है, आपके पास मेरा इतना अमाउंट है, तो इस पर कॉन्ट्रा सेटलमेंट पास करने कह रहा है डेट दे ओट ईच अदर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्रेडिटर भी होते हैं और लैंडर भी होते हैं, ठीक है, मतलब डेटर भी होते हैं और क्रेडिटर भी होते हैं। कह रहा है लीविंग अ नेट अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस विद द हायर डेट। अब यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, डबल एंट्री हमारी यहाँ पे होगी कि डेबिट कर देंगे हम ट्रेड पेएबल को। ट्रेड पेएबल को डेबिट क्यों करा, ट्रेड पेएबल को इसलिए डेबिट किया क्योंकि जब हमने परचेजेस की थी तो हमने क्या करा था, परचेजेस को डेबिट किया था, अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया था, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्ट्रा सेटलमेंट पास की है, तो कॉन्ट्रा सेटलमेंट में हमारे पास ट्रेड पेएबल डेबिट होता है और क्रेडिट होता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल है तो एसिड है, एसिड तो बढ़ता है तो डेबिट में, कम होगा तो क्रेडिट में। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एसेट जो है वो कम हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एसेट कम हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। बिजनेस यानी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट भी कम हो रहा है, साथ साथ लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो एसेट के कम होने की वजह से क्या हुआ है, एसेट क्रेडिट हुआ है, लायबिलिटी कम होने की वजह से लायबिलिटी डेबिट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है और यहाँ पे हमारी क्लास होती है एंड इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली फटाफट आप अपना चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।